तो अपन अभी चालू करने वाले हैं फैक्टरिंग। और फैक्टरिंग के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और जितना जल्दी हो सके उतना पढ़ेंगे। तो फैक्टरिंग सबसे पहले तो क्यों एक कंपनी करती है वो अपने को समझना पड़ेगा। तो फैक्टरिंग एक कंपनी तब करती है जब उसको सेल करने के बाद पैसा जल्दी चाहिए होता है, और वो पैसे से वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाना चाहती है। जैसे आप मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, जो कि सामान बेचती है लेट्स से, और कस्टमर को कहती है कि आप 20 डेज के अंदर पैसा मेरे को दे देना। अब कस्टमर 20 डेज के बाद ही देगा पैसा, राइट? लेकिन 20 डेज में जो बिजनेस कंपनी रन कर रही है उसके अंदर भी तो पैसा लगेगा ना। तो अगर कंपनी सबको 20 दिन का क्रेडिट देगी पीरियड, तो उस केस में वो 20 दिन तक का जो पैसा है वो कहाँ से लाएगी? तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, अपने रिसीवेबल्स या जो डेटर्स होते हैं इनको सेल कर देती है एक फैक्टर कंपनी को। एक फैक्टर कंपनी को सेल कर देती है, और ये फैक्टर कंपनी बदले में एक एडवांस पे करती है टू दी कंपनी, जो सेलर कंपनी है उसको, डे वन पे, मतलब आज ही पैसा दे देती है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कंपनी है फैशन हब प्राइवेट लिमिटेड करके, और एक और हमारे पास एक कंपनी नहीं बोलेंगे, लेट्स से एक दुकान है निरमा फैशन करके। मान लेते हैं कि फैशन हब प्राइवेट लिमिटेड ने निरमा फैशन को सामान बेचा है 1 लाख रुपए का, क्रेडिट पे बेचा है, मतलब उधार पे बेचा है। फिर उसके बाद इसने क्या करा, इसने देखा कि यार मेरे को तो क्रेडिट पे बेचा है मैंने 1 लाख, 1 लाख रुपए पे बेचा है। मान लो इसने 60 दिन का इसको क्रेडिट पीरियड दिया था, लेट्स से 60 डेज का क्रेडिट पीरियड था। तो मतलब सिंपल सी बात है, 60 डेज के बाद इसको मिलेगा। अब 60 डेज के बाद मिलेगा, लेकिन इसको पैसा तो आज ही चाहिए बिजनेस में लगाने के लिए। तो ये क्या करेगी, तो ये कंपनी इसके जो रिसीवेबल है, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि निर्मा फैशन इसका डेटर है, तो इस डेटर को बेच देगी किसको, इस फैक्टरिंग कंपनी को। मतलब जो रिसीवेबल्स हैं उनकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर देगी जो फैक्टरिंग कंपनी है उसको, मतलब बेच देगी बेसिक। और इसके बाद ये जो कंपनी है ये डे वन मतलब जिस दिन आपने बेचा उसी दिन एडवांस दे देगी सेलर को। तो ये बेसिकली आपका सेलर है, और ये आपका फैक्टर है, ठीक है, और ये आपका कस्टमर है। इस तरीके से ये पूरा ट्रांजैक्शन है। और उसके बाद क्या होगा, फैक्टर जो होगा वो 60 दिन के बाद, ठीक है, वो 60 दिन के बाद इस कस्टमर से पेमेंट्स को कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, चलो। तो हमने ने अभी जो समझा है वो ये समझा है कि फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट where a business sells its account receivable to a third party financial institution called a factor at a discount to get immediate cash। अब ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें लिखा सिर्फ इतना ही है कि जहां एक बिजनेस अपने अकाउंट रिसीवेबल को सेल करती है, मतलब जहां पे एक बिजनेस अपने डेटर्स को बेसिकली इनवॉइसेस को सेल करती है किसी थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो हमारे केस में फैक्टर होता है, एट अ डिस्काउंट टू गेट इमीडिएट कैश। तो एकदम से कैश चाहिए होता है उसको, इस पहले ही कैश चाहिए होता है, इसलिए वो करती है। और डिस्काउंट पे करती है, इसको हम आगे देखेंगे डिस्काउंट पे कैसे करती है। तो पहली बात, फैक्टरिंग दो तरीके से करी जा सकती है। फैक्टरिंग के दो बेसिस होते हैं। पहला होता है रिकोर्स बेसिस, दूसरा होता है नॉन रिकोर्स बेसिस। अब रिकोर्स बेसिस क्या होता है, तो रिकोर्स बेसिस का रूल ये कहता है कि बैड डेट्स रिमेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर। मतलब अगर कल होके कस्टमर, लेट्स से रिकोर्स और नॉन रिकोर्स समझा देता हूँ। जैसे अगर मान लेते हैं कल होके भाई निर्मा फैशन ने बोला कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है और मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। तो ये जो फैक्टरिंग कंपनी है, क्या ये 1 लाख रुपए, देखो 1 लाख रुपए के रिसीवेबल इसने इसको बेचे, अब इसको तो 1 लाख मिले नहीं, कस्टमर ने दिए ही नहीं, तो क्या ये इस कंपनी से 1 लाख रुपए मांग सकता है? अगर रिकोर्स का बेसिस है तो जो रिस्क होता है वो अल्टीमेटली कंपनी का होता है। मतलब अगर रिकोर्स बेसिस पे फैक्टरिंग हुई है,
तो अगर कस्टमर आपका बैड डेट्स करता है तो वो बैड डेट्स हम बुक करेंगे कंपनी का सेलर को। तो अल्टीमेटली जो फैक्टरिंग कंपनी है वो जो एडवांस उसने डे वन पे दिया था उसको वापस मांग लेगी, उसको वापस मांगेगी कि ये मुझे वापस दो। ठीक है। और अगर अगर ये वापस मांगेगी तो यहाँ पे काफी सारे खर्चे ऐसे होंगे जो इसको बुक करने पड़ेंगे, काफी सारी लाइबिलिटीज ऐसी होंगी जिसे रिवर्स करनी पड़ेंगी, और काफी सारी एसेट्स होंगी जो यहाँ पे राइट ऑफ होंगी। तो वो सारे जनरल एंट्रीज हम लोग आगे जाके देख लेंगे क्या होने वाली है। अब थोड़ा सा हम लोग नॉन रिकोर्स पे आते हैं। तो नॉन रिकोर्स बेसिस, अच्छा एक एक चीज और है, रिकोर्स बेसिस के अंदर एक बायबैक क्लॉज होता है जहां पे फैक्टर यूजलेस वॉइस इनवॉइस को रिटर्न करके सेलर ब्रांडेड बुक करता है। तो जैसे कि मैंने बोला ही, रिकोर्स बेसिस के अंदर जो आप सेल कर रहे हो इनवॉइसेस वो आप परमानेंटली नहीं कर रहे हो। अगर कल को बैड डेट हो जाता है तो वो दोबारा से उस इनवॉइस को दे देगा किसको, अल्टीमेटली कंपनी को दे देगा, और वो अपने किताबों में उसका बैड डेट बुक करेगी सेलर। अच्छा, नॉन रिकोर्स बेसिस क्या है? नॉन रिकोर्स बेसिस का रूल है कि बैड डेट्स बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैक्टर इटसेल्फ। तो जो फैक्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बैड डेट्स को रिकॉर्ड करे। तो नॉन रिकोर्स में क्या होता है, कंपनी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, कंपनी ने एक बार अपने इनवॉइसेस को बेच दिया, अब फैक्टर देखे अपना। ठीक है। और इसी वजह से थोड़ा सा हायर प्रीमियम की साइड पे होता है, इसका जो कमीशन भी होता है वो थोड़ा सा हायर होता है, बिकॉज यहाँ पे रिस्क जो है वो ज्यादा है फॉर फैक्टर। ठीक है। जो सेलर है वो एडवांस रख लेता है जो उसको मिला था, तो वापस तो एडवांस मांग नहीं सकता वो। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे परमानेंटली जो होता है, परमानेंटली ही बिक जाता है एसेट, सीधी सी बात। अब यहाँ पे हम लोग फैक्टर के पीओवी से कैलकुलेशन देखते हैं कि फैक्टर जो होगा वो एडवांस कितना देगा सेलर। तो इसके लिए हमने एक, लाइक, पहले समझना पड़ेगा इसका कि एक हम लोग ले लेते हैं कोई सा भी एग्जाम्पल, एक हम लोग समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट वाला ही एग्जाम्पल है, यही वाला एग्जाम्पल है, इसके अंदर कुछ एजम्पशंस मुझे आपको बतानी पड़ेंगी। पहली एजम्पशन आप ये पकड़ के चलेंगे कि जो हमारा रेट है वो 10% का इंटरेस्ट का है। ठीक है। जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, फैक्टर चार्ज करेगा सेलर को, वो 10% करेगा। अभी रेट बताऊंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है। सामान 1 लाख का ही बेचा है। ठीक है। तो 1 लाख ही आपका रिसीवेबल होगा। और फैक्टर ये बोलेगा कि हम आपको 80% एडवांस दे देंगे शुरू में ही। तो शुरू में ही आपको 80% एडवांस दे देंगे, ये फैक्टर बोलेगा। तो ये चीजें मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो फैक्टर है उसका जो रेट होगा वो 10% होगा। ठीक है। और उस जो एडवांस आप पे करेंगे वो होगा 80%। ठीक है। और कमीशन जो होगा वो हम लोग 2% का मान लेते हैं। ठीक है। तो 2% का हम लोग कमीशन मान लेते हैं। अगर हम ये सारा चीजें ज्यूम करें तो फैक्टर की पीओवी कैलकुलेशन कैसे होगी, अब उसको हम लोग देखते हैं। तो फैक्टर की टोटल इनवॉइस वैल्यू जो हमने बेची थी वो थी 1 लाख। ठीक है। 1 लाख का इनवॉइस मैंने, मतलब सेलर ने फैक्टर को बेचा होगा। तो सेलर पहले ये बोलेगा कि भाई 1 लाख रुपए चल ठीक है मेरे को तेरे को देने हैं। तो वो सबसे पहले अपनी कमीशन को माइनस कर लेगा इसमें से। तो कमीशन 2% थी, और इसको हम लेते हैं ग्रॉस के ऊपर। तो 2% इंटू 1 लाख, तो ये आता है सर 22,000 आता है निकल के। ठीक है। तो अब 1 लाख में से 2,000 आप माइनस कर दोगे, तो ये आपकी निकल के आ गई, चलो फैक्टरिंग कमीशन के बाद की वैल्यू। अब इसके बाद भी फैक्टर का रिजर्व माइनस होता है। फैक्टर का रिजर्व माइनस क्यों होता है? देखो, फैक्टर का रिजर्व इज बेसिकली वो पैसा जो मैं अभी नहीं दे रहा। भाई मैंने एडवांस देना कितना है, एक्चुअली में मैंने तो 80% ही देना है, 20% मुझे नहीं देना अभी। तो 1 लाख का 20% अभी नहीं दूंगा, मतलब 20,000 रुपए मैं अभी नहीं दूंगा, तो वो 20,000 रुपए भी आपने माइनस कर दिए। हम ये देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ना, हम ये देख रहे हैं हम अभी इसको कितना दें। अच्छा, इसमें एक डाउट आता है कि फैक्टरिंग कमीशन तो इनकम है फैक्टर के लिए, तो ये माइनस क्यों कर रहा है? देखो,
इनकम इज ऑल्सो कि अगर आपका कोई कॉस्ट जो है वो कम हो रहा है, वो भी इनकम ही है। अगर आपका कोई खर्चा है जो आपको देना है, अगर आप उसे कम कर रहे हो, भाई कैश आउटफ्लो को डिक्रीज करना भी इनकम ही है। ठीक है, कैश इनफ्लो का बढ़ना या कैश आउटफ्लो कम होना इज इनकम ओनली। तो यहाँ पे कमीशन माइनस करके दिखा दे रहा है इनवॉइस वैल्यू से, बेसिकली नेट करके दिखा रहा है। जैसे मेरे को 1 लाख रुपए देने हैं और 2,000 उसको मेरे को देने हैं, तो मैंने नेट कर दिया, तो यहाँ पे पहले ही दिन नेट हो जा रहा है। और पहले ही दिन क्यों हो रहा है? ताकि हेडेक कम हो बाद में जाके अकाउंटिंग करने की। और इंटरेस्ट का भी पहले ही दिन हो जाता है। अगर कहीं पे लिखा है कि आपने अरियर्स में दिया हुआ है, एंड में दिया हुआ है, तो अलग बात है, फिर वहां पे ये वाला कॉलम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग जो मोस्टली क्वेश्चंस करते हैं उसके अंदर इंटरेस्ट एडवांस पे ही होता है। ठीक है, पहले ही मिल जाते दे देते हैं। अब फैक्टर रिजर्व जो है वो आपको समझ में आ गया। अब इन दोनों को माइनस करने के बाद बचेगा 78,000। अभी 78,000 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? अब ये वो अमाउंट है जो आप एडवांस में दे सकते हो। भाई मैंने अपना कमीशन काट लिया, मैंने वो पैसा रोक लिया जो पैसा मेरे को देना नहीं था अभी उसको। अब जो बच गया भाई मैं ये एडवांस दे सकता हूँ। लेकिन अभी भी आप समझो एक चीज, ये जो 78,000 है, ठीक है, ये जो 78,000 है, मैं तो उसको आज ही दे दूंगा, मैं तो सेलर को आज ही ये पैसा दे दूंगा। फैक्टर बोलेगा मैं तो सेलर को आज ही ये पैसा दे दूंगा 78,000। लेकिन ये 78,000 की रिकवरी तो मुझे 60 दिन के बाद होगी। तो वो जो 60 डेज का इंटरेस्ट है, जो 60 डेज का इंटरेस्ट है, वो तो मुझे नहीं मिला ना। अगर ये 78 आज मेरे पास होते तो मैं 78 को इन्वेस्ट करता, 60 डेज तक इंटरेस्ट कमाता, फिर दे देता। लेकिन 78,000 क्योंकि मैं आज ही पे कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें पैसा काट के दूंगा एक तरह से। या तो तुम मुझको इंटरेस्ट जितना दे दो पैसा, देखो बात सेम ही है। या तो आप या तो आप मुझे इंटरेस्ट दे दो, या तो मैं आज ही इंटरेस्ट काट लेता हूँ, बात सेम ही है। तो उसने पहले ही इंटरेस्ट काट लिया है, यहाँ पे देखो 1282 का इंटरेस्ट काट लिया, और इंटरेस्ट किस पे निकल रखा है? एडवांस अवेलेबल पे निकल रखा है। ये जो इंटरेस्ट की परसेंटेज है 10% की, ठीक है, ये आपकी 78,000 पे निकली है। ठीक है, तो ये लॉजिकल भी है, क्योंकि जो पैसा आपको लाइक दे सकते थे आप 5 से 60 दिन बाद, जो आपको मिलेगा अभी एक्चुअली 60 दिन बाद, वो पैसा आप आज पे कर रहे हो, तो उसका तो कॉस्ट लगेगा भाई सेलर को। ठीक है, सेलर को कॉस्ट लगेगा तो वो अपने में से माइनस कर देगा, सीधी सी बात है। अब देखो, नेट अमाउंट टू बी पेड इमीडिएटली टू सेलर, ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा जैसे ही आप इसमें से ये माइनस करोगे, क्योंकि ये एक्चुअली में इनकम ही है। इंटरेस्ट इन एडवांस अवेलेबल इनकम है फैक्टर के लिए। लेकिन अभी हम निकाल रहे हैं हमें देना कितना है, इसीलिए इनकम को माइनस कर दिया है। ठीक है ना, तो ये समझना पड़ेगा, ये हम बना ये हम कैश आउटफ्लो रहे हैं, इसलिए अगर कोई भी कैश इनफ्लो है तो उसको माइनस करके दिखा रहे हैं आपको। तो ये जो नेट अमाउंट टू बी पेड इमीडिएटली टू सेलर है, मतलब अभी जो आपको देना है नेट अमाउंट, वो आपको देना है 76,718। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला चीज समझ में आ गया होगा कि फैक्टर जो है डे वन के टाइम पे 76,718 रुपीज किसको दे देगा? सेलर को दे देगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमें 4 केस पढ़ने हैं जो सबसे मेन होते हैं। ठीक है, पहला केस है रिकोर्स फैक्टरिंग का। रिकोर्स का मतलब क्या था? कि जो आपके पास फैक्टर है वो कंपनी के पास आ सकता है अगर बैड डेट्स हो गए। अगर बैड डेट्स हो जाते हैं तो कंपनी जो है वो रिस्क बेयर करेगी, कंपनी रिस्क बेयर करेगी। तो डे वन पे +76,718 एडवांस रिसीव हुआ, मतलब पहले दिन आपका जो एडवांस रिसीव हुआ है वो 76,718 का हुआ है। क्योंकि अब देखो, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब यही चीज आपकी हर 4 केस में लगेगी, क्योंकि देखो फैक्टर का डे वन का यही है सब में। डे वन पे तो यही हो रहा है, 76,718 फैक्टर सेलर को दे रहा है। ठीक है, तो डे वन पे 76,718 सेलर को मिल जाएगा, और इसमें से ये जो फैक्टर वाली कंपनी थी ये 76,718 सेलर को एडवांस दे देगी, तो यहाँ पे माइनस दिखेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक, अब डे 60 पे क्या होगा? जिस दिन हमारे पास कलेक्शन हो रहा है, मान के चल रहे हैं केस है कि अगर कस्टमर 1 लाख रुपए पूरे सेटलमेंट में दे देता है, मतलब 1 लाख रुपए ही मिलने थे कस्टमर से, कस्टमर ने 1 लाख रुपए दे दिए। अगर ये वाला केस है तो बड़ा सिंपल है, 1 लाख आपको मिले कस्टमर से, ठीक है, 1 लाख आपको मिले कस्टमर से डे 60 पे। अब देखो, अगर 1 लाख आपको कस्टमर से मिले हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ 1 लाख मिल गए, आपने रोक कितना रखा था पैसा? 20,000 रुपये रोक के रखे थे सेलर के, तो आप वो 20,000 रुपये रिमेनिंग जो है
वो सेलर को ट्रांसफर कर दोगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास उतने पैसे रहे या नहीं रहे? देखो सीधी सी बात है, आपने जब ये एडवांस दिया होगा ना सेलर को, तो आपने जनरल एंट्रीज को डाला होगा। ठीक है। अब वो क्या जनरल एंट्रीज डाला होगा, तो जब आपने डे वन पे इसको सेल करा, ठीक है, अब मैं इसको एक बार बताऊंगा, ठीक है ना, उसके बाद आप एक बार देख लेना, वो सब में वैसे ही पर अप्लाई होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डे वन पे क्या होगा। तो डे वन पे, सॉरी, ठीक है, डे वन पे क्या होगा। डे वन पे फैक्टर सेलर को बेसिकली एडवांस देगा। तो फैक्टर के पीओवी से अगर देखा जाए, ठीक है ना, अगर फैक्टर के पीओवी से देखा जाए तो उसने तो सेल करी है। तो फैक्टर के पीओवी से अगर देखें, तो उसके पास 76,718 उसका एडवांस देना है। तो ऑब्वियसली टू बैंक हमारे पास 76,718 आएगा। ठीक है। दूसरी चीज, अब बैंक से पैसा गया वो तो ठीक है, लेकिन उसको उसके बदले मिला क्या? उसको उसके बदले रिसीवेबल्स मिले हैं। कितने के मिले हैं? उसको मिले हैं 1 लाख के। ठीक है। ये उसको रिसीवेबल मिले। इसके बदले उसको इनकम भी तो मिली। तो उसको अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अब ये अनअर्न्ड क्यों है? क्योंकि आप डे वन पे ही ले रहे हो। ठीक है ना, आप डे वन पे ही ले रहे हो। अगर आप डे वन पे नहीं ले रहे होते तो फिर मैं ये नहीं लिखता। ठीक है ना, अगर आप लास्ट दिन ले रहे होते तो फिर ये फाइनेंस इंटरेस्ट अर्नड ही हो गया ना एक तरह से। लेकिन क्योंकि अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है तो इसको एमोर्टाइज करना भी पड़ेगा ओवर द पीरियड जो भी आपका है क्रेडिट का। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम जो है वो आपकी 1282 है। और इसके बाद सर कमीशन भी आपने लिया हुआ है फैक्टरिंग के ऊपर, तो वो कमीशन भी आप जो है इस तरीके से डालोगे। तो ये जब आप देखोगे ना तो पूरा आपका ये आएगा। अब इसमें एक चीज और बच जाएगी, जो आपको 20,000 आपने रोक के रखे रिजर्व, फैक्टर रिजर्व वाले, तो वो आपको बाद में पे करना है ना, तो उसके लिए आपको लाइबिलिटी तो आज ही बनानी पड़ेगी। तो आप लाइबिलिटी के नाम से बनाओगे, या तो आप बोल दो कि टू पेबल। ठीक है ना, पेबल के नाम से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, पेबल के नाम से 20 ये आप यहाँ पे बना दो। ठीक है ना। जब आप ऐसे कर लोगे ना तो आपका एंट्री जो है वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। अब क्योंकि फैक्टर ये एंट्री डाल रहा है, तो इसका जस्ट उल्टी एंट्री जो होगी वो कौन डाल देगा? सेलर डाल देगा। ठीक है ना। तो सेलर भी जो डालता है वो यही डालता है। आप रिसीवेबल अगर नहीं लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो सन्ड्री डेटर्स। ठीक है ना, यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसका जस्ट आप उल्टा कर देना, वो आपका क्या बन जाएगा? सेलर की एंट्री बन जाएगी। वहां पे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मत लिखना, वहां पे फाइनेंस चार्ज लिख देना बस। यही है फर्क। और वहां पे ये पेबल क्या हो जाएगा? रिसीवेबल हो जाएगा, क्योंकि उसको 20,000 मिलने हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया डे वन का। अब डे 60 पे क्या होगा उसको समझते हैं। तो डे 60 पे, अब डे 60 पे क्या होगा? डे 60 में अभी हम बात करेंगे रिकोर्स, ये वाली हम बात करेंगे अभी यहाँ पे, ये वाली रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर जब कस्टमर 1 लाख रुपए पूरे सेटलमेंट में पे कर देगा तो क्या होगा। तो क्योंकि ये रिकोर्स और फैक्टरिंग का है, तो रिकोर्स का है, तो रिकोर्स में तो हम ये देखते हैं कि क्या बैड डेट हो रहा है। यहाँ पे तो बैड डेट हो ही नहीं रहा। अगर बैड डेट हो ही नहीं रहा तो रिकोर्स नॉन रिकोर्स फर्क नहीं पड़ेगा। बैड डेट होगा तो रिकोर्स और नॉन रिकोर्स में फर्क आता है, बैड डेट हो ही नहीं रहा तो फिर रिकोर्स नॉन रिकोर्स में क्या ही फर्क आएगा। तो अगर बैड डेट नहीं हो रहा तो हम सीधी 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 बात बोलेंगे, 1 लाख रुपए मुझे फुल सेटलमेंट सेटलमेंट में मिल गए। इसका मतलब है कि अगर मैं फैक्टर के पीओवी से देखता हूँ, ठीक है, तो फैक्टर क्या बोलेगा? फैक्टर बोलेगा कि भाई मेरे बैंक में आए 1 लाख, और इस 1 लाख रुपए से मैंने अपने रिसीवेबल जो मैंने रिकॉर्ड करा था वो पूरा का पूरा कम कर दूंगा मैं। सिंपल सीधी बात है। जो मैंने सन्ड्री डेटर्स, रिसीवेबल नहीं है, तो आप सन्ड्री डेटर्स लिख लो। सन्ड्री डेटर्स जो आपको 1 लाख आपने रिकॉर्ड किया था वो आप पूरे खत्म कर दोगे, बैंक 1 लाख कर दोगे। और इसके बाद आपको जो, याद करो, लाइबिलिटी पे करनी थी 20 के की, वो लाइबिलिटी भी आप पे कर दोगे। ठीक है। तो वो जो लाइबिलिटी है 20 के वाली,
वो भी आप पे कर दोगे। ठीक है, वो भी आप पे कर दोगे टू कैश एंड बैंक 20 के, वो भी आप पे कर दोगे सब। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करोगे तो मैं ऊपर आके दिखा देता हूँ। डे 60 पे क्या हुआ, आपने 20 के जो रिमेनिंग था वो सेलर को दे दिया, 1 लाख आपको रिसीट मिली थी, और स्टार्टिंग में आपने ये एडवांस आपने पे करा था 76,712। अगर आप इन तीनों का टोटल लेते हो तो इन तीनों का टोटल निकल के इसका इसका और इसका, इन तीनों का टोटल निकलता है आपका 3282 ओनली, यही निकलता है। अब इसको, क्योंकि हमारा फैक्टरिंग के अंदर एटलीस्ट इन सारे केसेस में हमारा कैश का प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट सेम है, तो 1282 हमारा अनअर्न्ड फाइनेंस इंटरेस्ट था और 2000 मेरा फैक्टरिंग कमीशन इनकम था, ये पीएनएल में दिखेगा। अब आप ये बोल सकते हो कि यार ये कैसे दिखेगा, हमने तो 7678 निकालते हुए माइनस किया था। हाँ, निकालते हुए माइनस किया था, लेकिन वो जो 7678 माइनस किया था ना, वो कैश हमने दिया था भाई। तो उसमें से जब हमने एक्चुअली में जब हमने ये माइनस किया, फैक्टरिंग कमीशन माइनस करा, इंटरेस्ट माइनस करा, हाँ ये इनकम ही, ये इनकम ही था, ये इनकम ही था। लेकिन जब आपको एडवांस देना था उसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपने इसको बस माइनस करा, ये एक्चुअली में थोड़ी माइनस हो गया है भाई, ये पैसा तो आपको मिला ही है और ये आपको नेट करके दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप पैसा कम दोगे, अगर आप पैसा कम दोगे तो कम देने का भी तो फायदा इनकम दिखाना पड़ेगा ना पीएनएल के अंदर। तो इसको नेट करके नहीं, ग्रॉस करके दिखाया जाता है कि भाई ग्रॉस में हमारे पास लाइक सेवन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 78 और 2, तो ग्रॉस में अगर आप दिखाओगे तो 80,000 दिखाओगे। ठीक है, कि 80,000 आपने एडवांस दिया था, उसमें से 2,000 आपका कमीशन इसका था, और 1282 आपका जो है वो फाइनेंस इंटरेस्ट था। तो इस तरीके से जो है वो आपको दिखाना पड़ता है ग्रॉस करके। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पीएनएल में खर्चा ही बुक नहीं करूंगा अगर मैंने उसको वहां कैलकुलेशन में माइनस करा, वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि है तो एक तरह से इनकम ही वो। तो 1282 का अनअर्न्ड फाइनेंस इंटरेस्ट यहाँ पे दिखेगा, 2000 का फैक्टरिंग कमीशन इनकम यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अगर मैं सेलर की मैं बात करूं तो सेलर में 20,000 जो उसको रिमेनिंग अमाउंट आ गया वहां से, वो उसका आ गया प्लस, तो देखो इसका 96,718 टोटल आ गया। कैसा है 96,718, भाई इसने अपनी 1 लाख की सेल बुक करी होगी, उसमें से इसने बस फाइनेंस चार्ज दिया है और फैक्टरिंग कमीशन दिया है। अगर आप इन दोनों को माइनस कर लोगे तो आपका फिर से वही सेम ही आ जाएगा। बेसिकली है डबल एंट्री ही, आपको जनरल एंट्री समझना है कि जनरल एंट्रीज क्या बन रही है भाई। फाइनेंस चार्ज या फैक्टरिंग कमीशन या इनकम जो भी आप बोलो, ये सारी चीजें तो होनी ही होनी। अगर आप फैक्टरिंग ऑप्ट कर रहे हो तो आपको फीस तो देनी ही पड़ेगी ना, आप फीस और इंटरेस्ट पे थोड़ी आप कर पाओगे, इंटरेस्ट को भी कर सकते हो अगर आप लास्ट में पे करो, बट नहीं तो फीस तो आपको देनी है। तो फीस अगर देनी ही है तो वो इररिलेवेंट है, वो दोनों में आना ही है हमेशा। हमें ये देखना होता है बैड डेट्स का क्या सीन है। तो क्योंकि बैड डेट्स यहाँ पे थे ही नहीं, तो यहाँ पे बड़ा नॉर्मल सा केस था। एक तरफ सेल हो रही है, उसमें से फाइनेंस चार्ज और फैक्टर कमीशन माइनस हो रहा है, एक तरफ क्योंकि आपके पास पैसा आराम से आपके पास आ चुका है, तो सिर्फ वहां पे फायदा ही है। देखो जो फैक्टर होता है ना, फैक्टर जीरो लॉस में चलता है, वो लॉस लेता ही नहीं है। लॉस कब लेगा, जब वो नॉन रिकोर्स में जाए, तब वो बैड डेट का लॉस लेगा। अगर रिकोर्स बेसिस में है तो उसको जीरो फाइनेंशियल लॉस है, क्योंकि उसको तो इनकम ही होनी है यहाँ पे, आप देख लो इनकम ही होनी है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे कि कहाँ पे, जब हम पार्शियल सेटलमेंट की बात करेंगे तब हम लोग आगे देखेंगे इसमें क्या क्या और चीजें होती हैं। अब ये है पार्शियल सेटलमेंट में, अगर आप देखो पार्शियल सेटलमेंट यहाँ पे लिखा है फुल सेटलमेंट, बट यहाँ पे एक्चुअली इसका मतलब क्या है फुल सेटलमेंट का। फुल सेटलमेंट होता है एक्चुअली में आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया जो आपकी लाइबिलिटी थी, जो आपको मतलब या जो आपका एसेट था वो आपने फुल्ली सेटल कर दिया। तो फुल्ली सेटल कर दिया मतलब पूरा सेटल कर दिया, और पूरा सेटल करके आपको 70,000 मिले हैं, तो हुआ तो वो पार्शियल रिकवरी है ना। तो इस तरीके से तो 70,000 जो है वो आपको मिले हैं, वो कस्टमर ने आपको पे करा है। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 70,000 फुल सेटलमेंट मिले हैं, इसका मतलब मिलने थे 1 लाख और मिले हैं 70,000। तो सर यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी, तो एंट्री अगर आप देखो इधर तो यहाँ पे एंट्री क्या रहती है, तो डे वन की जो एंट्री है ना वो सबके लिए कॉमन है। डे वन वाली जो दो एंट्रीज मैंने कराई थी फैक्टर के पीओवी से और सेलर के पीओवी से, वो दो सब में से रहने, उसमें कोई चेंज नहीं आना। चेंज ही आता है सिर्फ डे 60 वाले में। अब डे 60 में क्या होगा भाई, फैक्टर ये बोलेगा कि मेरे को तो 70 ही मिला,
तो भाई मैं तो बैंक में 70 ही दिखाऊंगा। ठीक है, बैंक में मैं तो 70 के ही दिखाऊंगा, मुझे क्योंकि 70 के ही मिला। अच्छा ठीक है, अब मुझे भी 70 के मिला है, लेकिन रिसीवेबल तो मेरे 1 लाख के बुक है ना। तो बाकी क्या होंगे? बाकी बैड डेट्स होंगे, लेकिन क्या बैड डेट्स फैक्टर फैक्टर रिकॉर्ड करेगा? नहीं, बैड डेट्स फैक्टर रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है, ये रिकॉर्ड कर, ये मांगता है, बेसिकली ये डिमांड करता है। किससे डिमांड करता है? कंपनी से डिमांड करता है कि आप दो मुझे। भाई देखो, सीधी सी बात है, उसने जब एडवांस दिया था, फैक्टर ने जब एडवांस दिया था 76, 76,718, हाँ 718 का दिया था, ठीक है, 76,718 का दिया था। और उसको मिला ही पूरी सेटलमेंट करके सर 70 के मिला। तो आप खुद ये चीज सोचो कि जब उसने दिया तो 76,718 था एडवांस, लेकिन उसको कस्टमर से ही 70,000 मिला है। तो अगर कस्टमर से ही 70,000 मिला है, तो इसमें होता क्या है कि आपका ओरिजिनल इनवॉइस तो सर 1 लाख का था, कस्टमर ने 70,000 रुपए पे करे। तो सर 30,000 रुपए शॉर्टफॉल पड़ गया ना, वो बैड डेट किसका है? क्योंकि रिकोर्स बेसिस है, तो वो बैड डेट सेलर का है बेसिकली। तो सेलर अपनी किताबों में बैड डेट लाइक करेगा। तो एक काम करते हैं, पहले सेलर का बताता हूँ, तब आपको ये वाली एंट्री समझ में आएगी। या तो मैं चलो नीचे ही बना देता हूँ, एक सेकेंड, नीचे ही बना देता हूँ मैं सेलर का। तो सेलर की किताबों में सेलर बैड डेट रिकॉर्ड करेगा। अब ये जो बैड डेट रिकॉर्ड करेगा 30 के का, ये तो चलो ठीक है, ये इसने बैड डेट रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब इसको पैसा तो देखो 70, अब इसको पैसा तो मिलेगा नहीं, सीधी सी बात है, सेलर को पैसा क्यों मिलेगा? भाई सेलर को पैसा तब मिलता जब सेलर, जब कस्टमर पैसा पे करता उतना। कस्टमर ने 70,000 ही पे करा, 76,718 तो एडवांस पहले दिन ही दे दिया था फैक्टर ने। तो वो अब थोड़ी देगा उल्टा, और देगा। वो तो उल्टा मांगेगा कि भाई मेरे को और डिफरेंस दे जो मेरा रहता है तेरे लिए। तो वो कितना डिफरेंस रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैड डेट्स 30 के थे। अब देखो, उसको 20 के मिलने भी थे सेलर को, लेकिन अब वो मिलेंगे नहीं। तो उसको आप रिवर्स कर दो, जो जो रिसीवेबल था, तो 20 के का रिसीवेबल था। इसका मतलब जो बैलेंस बच गया 10,000, वो आपको देना पड़ेगा किसको? फैक्टर को। क्योंकि फैक्टर को आपको देखो, फैक्टर को 20 के देने थे, और आपका नुकसान ही 30 के का हो गया उसका। तो इससे तो आपको 10 के उसको देने पड़ेंगे ना, तो वही 10 के जो है वो अब यहाँ पे दिखाओगे। एक सेकंड, यहाँ पे फैक्टर में इधर आप दिखाओगे 10 के, ठीक है। तो इधर आप लिख लो बैंक डेबिट 70 के, और इसके बाद आप लिख लो इधर से बैंक से 10 के और आएंगे, ठीक है। ये दो आपके जब आ जाएंगे, जो आपको सेलर देगा, एक तो वो पैसा आ गया, एक बैंक जो उधर से कस्टमर ने जो आपको दिया 70 के वो आ गया। ये दोनों जब पैसे आ गए आपके पास, फिर आपने एक लाइबिलिटी भी बनाई थी, याद करो। वो लाइबिलिटी भी तो रिवर्स होगी, क्योंकि अब वो लाइबिलिटी तो देनी नहीं है 20 के की, जब पैसा ही नहीं मिला आपको, तो आप थोड़ी दे दोगे उसको 20,000 रुपए सेलर को। तो इससे आपके एसेट जो आपका रिसीवेबल था वो आपका यहाँ से 1 लाख रुपए पूरा का पूरा सेट ऑफ हो गया। तो ये होता है। अब इस केस में भी अगर आप देखो, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं कि आपने 767 एडवांस दे दिया सेलर को, फिर आपने कस्टमर से 70,000 रुपए भी ले लिए, ठीक है। डे 60 पे 10,000 रुपए डिमांड कर ली सेलर पे, जो आपका डिफरेंस था वो सेलर ने आपको दिया, और ये तभी दिया क्योंकि रिकोर्स बेसिस था। अगर नॉन रिकोर्स होता तो नहीं देता वो। फिर बैड डेट हमें फैक्टर की बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। और लेकिन अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, तो दोनों ही चीजें जो हमारी पहले वाले केस में थी, वो दोनों चीजें अभी भी आ रही है, क्योंकि वो आनी ही है ना। भाई एडवांस दिन, भाई देखो एडवांस दिया है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो पे कर ही दिया होगा उसने। और क्या बोलते हैं, कमीशन तो आपने ले ही ली होगी। भाई काम तो कराई है ना, बैड डेट हो चाहे ना हो, काम तो कराया है फैक्टर से, तो ये दोनों चीज तो आनी ही है, सीधी सी बात है। अब क्योंकि ये दोनों चीज आनी है, तो ऑब्वियसली उसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों चीज भी आनी ही है, सेल आनी ही है। अब इसमें अलग चीज क्या आ जाएगी? देखो, 20 के का रिसीवेबल राइट ऑफ हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये हालांकि पीएनएल के अंदर नहीं आएगा। और 10,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ रिसीवेबल, ये वही चीज है जो हमने डिमांड करी थी, तो हमें 10,000 रुपए जैसे वो पे करने पड़ेगा।
ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये -10 के होगा। हमने डिफरेंस जो सर पे करा हुआ है वो -10,000 का डिफरेंस पे करा हुआ है। लेकिन वो डिफरेंस जो हमने पे करा है दोनों के बीच में वो 10 के का है। ये 10 के होना चाहिए, वहाँ पे 67818 गलत लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे रिसीवेबल राइट ऑफ पीएनएल के अंदर नहीं आएगा, ये दिखा रहा है कि हाँ 20,000 का राइट ऑफ करना है अपने को। ठीक है, चलो। तो इसके बाद हम लोग जो है, जो हम बात करेंगे, 10,000 का लॉस आएगा डेफिनेटली, क्योंकि देखो 10,000 का लॉस इसलिए आना है। अगर आप यहाँ पे देखो 1 लाख और -10,000, 90,000, 90,000 में से 3,282 माइनस करोगे तो 88 समथिंग आएगा, इन सबको प्लस करोगे तो भी ऐसे ही कुछ आएगा। तो बिल्कुल ये नहीं आएगा, ये जो फोर्थ आइटम है ये नहीं आएगा। बाकी ये जो पहले के तीन और ये लास्ट का है ये आना है। क्योंकि देखो जो लॉस ऑन सेल ऑफ रिसीवेबल का मतलब वही है कि आपने जो डिफरेंस पे करा ना फैक्टर को, एक्स्ट्रा जो आपने पे करना पड़ गया आपको, वो भी तो आपका लॉस है पीएनएल का। आपने उसके लिए अकाउंट थोड़ी करा था, पहले से कोई प्रोविजन थोड़ी बनाई थी, वो तो आपको देनी पड़ गई। तो वो भी है एक्चुअली वो बैड डेट के नेचर का ही, बट आप बैड डेट रिकॉर्ड जब करोगे तो आप टोटल 30 के का रिकॉर्ड करोगे ना। तो वो बैड डेट ऐसे समझ लो 30 के आपने रिकॉर्ड करा हुआ है, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, जिसमें से 20 के आपने रिवर्स कर दिए वो एसेट राइट ऑफ करके। ठीक है, तो बाकी के जो 10,000 देने पड़े वो तो खर्चा डालोगे ही ना एटलीस्ट। तो इसलिए वो 10,000 खर्चा डालना ही पड़ेगा, बैड डेट्स का एक्चुअली खर्चा 10 का डालना ही पड़ेगा। तो ये सेकंड केस है। थर्ड केस में नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है। अभी क्योंकि नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पैसा पूरा ही पे हुआ है, इसलिए इन दोनों केसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो आपका जो फर्स्ट केस है जहाँ पे रिकोर्स है और उसके अंदर फुल सेटलमेंट में पूरा पैसा पे करा है, और नॉन रिकोर्स में भी फुल सेटलमेंट में पूरा ही पैसा पे करा है, इन दोनों में कभी कोई डिफरेंस नहीं आता, ये बिल्कुल सेम चलती है, इनकी एंट्रीज भी सारी सेम होती है। ठीक है, लेकिन नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में जब आपका पार्शियल सेटलमेंट हो, देखो जीरो का मैं केस नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज अगर पार्शियल आता तो जीरो भी आता ही है। देखो पार्शियल में 70,000 पे करा है फुल सेटलमेंट के। ठीक है, अब क्योंकि फुल सेटलमेंट के अंदर 70,000 को पे करा गया है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप नॉन रिकोर्स में हो तो आप बैड डेट तो नहीं बोल सकते सेलर को कि भाई आपका है बैड डेट, भाई सेलर का बैड डेट नहीं होगा, वो फैक्टर का ही बैड डेट होगा। तो बैड डेट जो होने वाला है वो होने वाला है किसका, वो होने वाला है अपना फैक्टर का बैड डेट्स होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब बैड डेट फैक्टर का होने वाला है तो यहाँ पे एंट्री कैसे पास होगी वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगेन डे 1 की एंट्री सबकी सेम होती है, हम लोग डे 60 की बात करते हैं। तो डे 60 में क्या होगा, सीधी सीधी बात है, डे 60 की हम लोग बात करने वाले हैं। तो डे 1 का सेम है, डे 60 की है, तो डे 60 पे क्या होगा, डे 60 पे वो ये बोलेगा भाई बैड डेट्स तो मेरे हैं, फैक्टर बोलेगा कि भाई बैड डेट्स तो मेरे हैं। और सेलर क्या बोलेगा, सेलर बोलेगा भाई देख मेरे पास तो एडवांस पड़ा ही हुआ है, मैं तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा मैं एडवांस रख लूंगा, भाई ज्यादा ज्यादा क्या होगा मैं तो एडवांस रख लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो एंट्रीज डलती हैं वो डलती है, देखो, रिसीवेबल रिटर्न ऑफ टू रिसीवेबल फ्रॉम फैक्टर। तो जो सेलर डालता है ना, सेलर सीधा ये बोलता है देखो जो पैसा तूने मेरे को एडवांस में दिया था वो एडवांस का पैसा तो मैं रख ही लूंगा। भाई तेरे को 70,000 मिले ना, ठीक है, तू 20,000 मुझे नहीं दे सकता क्योंकि तूने ऑलरेडी एडवांस मुझे इससे ज्यादा ही दे रखा है एक्चुअली। लेकिन तू मेरे से ज्यादा का मांग नहीं सकता वापस, जैसे पिछले वाले में 76,000 समथिंग दिया था तो आपने वापस मांग लिया था, लेकिन यहाँ वापस मांग ही नहीं सकते, तो एक बार दे दिया तो अब वो वापस ले नहीं पाएगा। तो बाकी मेरे को और मिलना कितना था, 20 के मिलना था ना सेलर को, अब बस उसको वो नहीं मिलेगा। तो उसने अपनी डे 1 की एंट्री में जो रिसीवेबल दिखाया था वो उसे राइट ऑफ कर देगा पीएनएल में। तो यहाँ पे रिसीवेबल राइट ऑफ हो जाएगी जो 20 के वाली थी, बस इतनी ही एंट्री है सेलर की किताबों में। लेकिन फैक्टर की किताबों में अगर आप देखोगे तो फैक्टर की किताबों में देयर इज अ डिफरेंस। फैक्टर बोलेगा भाई देखो मेरे को मिला 70, अब बैड डेट भी मेरे ही है, तो भाई बैंक से तो मेरे को चलो 70 मिला, लेकिन जो बैड डेट्स हैं वो भी अब मैं ही रिकॉर्ड करूंगा 30 के जो मेरे को हुए वो 30 के बैड डेट्स मैं ही रिकॉर्ड करूंगा। और फिर मैं यहाँ से अपनी रिसीवेबल पहले तो क्लोज कर लूंगा 1 लाख के जो है। ठीक है, इसके बाद भी मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी। भाई ये जो बैड डेट है अब इसको भी तो थोड़ा सा एडजस्ट करो। ये बैड डेट जो 30 के आ रहे हैं, अब आप ये देखो आपने जो लाइबिलिटी बनाई थी, अब चाहे आप बैड डेट से इसको कर दो कैंसिल या आप इसको एक तरह से पीएनएल में लेके चले जाओ, दोनों तरीके से सही बात है।
जो आपने स्टार्टिंग में लाइबिलिटी बनाई थी, पेबल वाली जो लाइबिलिटी थी, वो भी तो आप रिवर्स करोगे। अब आपको वो भी तो नहीं देने हैं, 20 के तो वैसे भी नहीं देने हैं अब। तो वो भी आप रिवर्स करके इसको पीएनएल लेके जाओगे। अब देखो, मैं ये बोल रहा था अगर पीएनएल नहीं तो आप बैड डेट से ही इसको सेट ऑफ करके फिर पीएनएल में ले जाओ। वो नहीं करना तो फिर दोनों को पीएनएल में ले जाओ सेट ऑफ करके, तब भी 10,000 ही आएगा। तो याद करो, जो 10,000 का लॉस सेलर का बन रहा था केस 2 के अंदर, केस 4 में वही बन रहा है फैक्टर का। तो बस यही जो है ना, वो आपके यहाँ दिखता है। देखो, 30,000 के बैड डेट्स और प्लस 20,000 की लाइबिलिटी रिवर्स हो जाती है जो आपने पहले रिकॉर्ड करी थी, तो ये भी नेट में -10 के ही दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से सारे काम जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, और देखो इन इनकम इनकम तो सब सेम ही है, 70,000 ही मिला था रिसीव में, और 76,718 एडवांस रिसीव हुआ था डे 1 को। डे 60 पे इसको तो कुछ मिलना नहीं है, ये तो सिंपल सेल चार्ज कमीशन, और बस अपना वो 20 के का जो रिसीवेबल था ना उसको राइट ऑफ कर देगा। बस, तो इसका देखा जाए तो इसको तो 20,000 का बस नुकसान है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो खत्म होता है रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स वाली चीज। आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को।